नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम देश के उन 70% एटीएम्स का विश्लेषण करेंगे जो आउटडेटेड हो चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के ज्यादातर एटीएम्स का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो चुका है और बैंकों ने इसे अपडेट नहीं किया है। ये हमारे देश के आम आदमी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी फीचर्स कमजोर होने की वजह से हैकर्स आपका डेबिट कार्ड हैक कर सकते हैं और आपके खून पसीने की कमाई चुरा सकते हैं। इसलिए आज आपके लिए इस खबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नोटबंदी के बाद देश के लोगों को भले ही थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी पड़ी हो, लेकिन नोटबंदी के चाबुक की चोट सबसे ज्यादा कश्मीर के पत्थरबाजों और अलगाववादियों को लगी है, क्योंकि पिछले 51 दिनों में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर ब्रेक लग चुका है। और खुशी की बात यह है कि अब वहां से बुरी खबरें नहीं बल्कि अच्छी खबरें आने लगी हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कश्मीर के बडगाम जिले के 7 बच्चों से करवाऊंगा। जिस वक्त कश्मीर में पत्थरबाजी की फौज पथराव करने में व्यस्त थी, उस वक्त ये होनहार बच्चे इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स की तैयारी कर रहे थे। यानी पथराव करने वाले पत्थरबाज देश को चोट पहुंचा रहे थे और ये बच्चे देश का नाम रोशन करने के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। आज आपको ये जानकर गर्व होगा कि भूटान में आयोजित इस टूर्नामेंट में इन कश्मीरी बच्चों ने 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश को नए साल का तोहफा दिया है। आज आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस खबर में छिपी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इस खबर में युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी है। और आज हम समाजवादी पार्टी से जुड़े सबसे बड़े राजनीतिक कंफ्यूजन का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह खबर उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी की चुनावी कलह पर आधारित है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रही है। लेकिन कल से लेकर आज तक कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। इस सवाल का जवाब आज ढूंढना बहुत जरूरी है। और आज हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पहले ही उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर चुके हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और नई लिस्ट जारी कर दी है, जो कि एक पैरेलल लिस्ट मानी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट जारी कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद आज हम आपको कैंसर यात्रा सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे और आपके किचन में पहुंचने वाली जहरीली सब्जियों का डीएनए टेस्ट करेंगे। करीब 4 महीने पहले डीएनए में हम आपको दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर एक जहरीले सफर पर लेकर गए थे। हमने इस यात्रा को कैंसर यात्रा का नाम दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में तेजी से कैंसर फैल गया है। आमतौर पर हमारे देश में किसी भी खबर की उम्र ज्यादा नहीं होती। खबर कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कुछ दिनों में सबके दिमाग से निकल जाती है। हमारी जनता और हमारा सिस्टम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की मॉनिटरिंग की और पिछले 4 महीनों में हमने वहां जबरदस्त फील्ड वर्क किया। इससे जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आज हम इन नतीजों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कैंसर यात्रा का पार्ट 2 है, जो आपको कैंसर वाली सब्जियों से बचा सकता है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी की। अखिलेश की पहली लिस्ट में 235 उम्मीदवारों के नाम हैं। कल मुलायम सिंह ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम भी हैं जिनके टिकट मुलायम सिंह ने काट दिए हैं। कल अखिलेश उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा एक हम जारी कर रहे हैं, एक कल जारी करेंगे, सारे लोग टिकट लिस्ट जारी करेंगे। अब ये लोगों को तय करना है कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। मुलायम सिंह ने अखिलेश कैबिनेट के 3 मंत्रियों समेत 53 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए थे और अखिलेश के विरोध के बावजूद दागी नेता अतीक अहमद, रामपाल यादव और मुख्तार अंसारी के भाई सबिकतुल्ला को भी टिकट दे दिया है। आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से मिलकर इस पर विरोध भी जताया था। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री 31 दिसंबर को फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे होने वाले पीएम के संबोधन में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि संबोधन में प्रधानमंत्री नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद का रोड मैप देश के सामने रख सकते हैं और ये जानकारी भी साझा कर सकते हैं कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ और अलग अलग कार्रवाई में कितना कालाधन जब्त हुआ।
प्रधानमंत्री का जो भी भाषण होता है वो नई जानकारी लेकर आता है और देश के लिए ये एक वास्तव में बहुत शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री इतने क्रिएटिव बात करते हैं कि दूसरे दलों के लोग सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के विरोधियों की आलोचना खारिज करते हुए कहा है कि इकोनॉमी पर असर पड़ने की बात गलत साबित हुई है। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में लोगों ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 19 दिसंबर तक डायरेक्ट टैक्स में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में 16%, सेंट्रल एक्साइज में 43% और कस्टम में 6% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था 8 नवंबर को, अब तो उसके स्पष्ट परिणाम सामने आने लग पड़े हैं। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। वित्त मंत्री ने देश को भरोसा दिया है कि कैश को लेकर नहीं घबराएं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त कैश मौजूद है। नोटबंदी के ऐलान के 51वें दिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश को कैशलेस होने पर जोर देने वाली बीजेपी ने खुद 3 करोड़ रुपए कैश से ट्रांसफर किए। हालांकि आरोप के लिए कांग्रेस ने नोटबंदी से करीब 2 महीने पहले 5 सितंबर की घटना का हवाला दिया। इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी पकड़ी जाती है स्विफ्ट। उस गाड़ी में 3 करोड़ रुपए की कैश राशि पकड़ी जाती है। जब पुलिस उनसे पूछती है भैया 3 करोड़ रुपया कहां से आया कैश, तो वो कहते हैं कि हमारा पैसा है, हम लखनऊ ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद बीजेपी के कई नेताओं पर धांधली के आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार उनकी जांच नहीं करा पा रही है। पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना आज के कांग्रेस की फितरत बन गया है। पुराने नोटों के अध्यादेश पर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अमान्य नोट रखने पर किसी को जेल नहीं होगी, लेकिन 31 मार्च के बाद किसी के पास पुराने नोट पाए जाने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार का यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर चौंकाने वाले आंकड़े भी जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक नोटबंदी के बाद 60 लाख लोगों और कंपनियों ने करीब 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए हैं और उन लोगों की जानकारी भी जुटाई गई है जिन्होंने 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए हैं। सरकार उन लोगों की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है जिन्होंने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स या दूसरों के खाते में पैसे जमा किए हैं। 70 करोड़ का काला धन सफेद करने के आरोपी रोहित टंडन को 2 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रोहित टंडन को आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। रोहित के खिलाफ कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। इसी मामले में दिल्ली के केजी मार्ग के कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोप है कि रोहित ने आशीष की मदद से 38 करोड़ का काला धन सफेद किया था। 11 दिसंबर को रोहित टंडन के घर से 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद हुई जांच में रोहित का कनेक्शन कोलकाता के हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा और शेखर रेड्डी से निकला। पारसमल लोढ़ा को भी 2 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। चुनाव आयोग 4 जनवरी को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पंजाब और उत्तराखंड में 8 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के ज्यादातर राउंड फरवरी में होंगे और चुनाव के नतीजे मार्च के पहले हफ्ते में ही घोषित किए जा सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अमरिंदर ने ट्वीट करके कहा कि वो पंजाब में जहां से चाहें वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ें। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा कि वो कहां से लड़ रहे हैं। जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, राज्य को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अमरिंदर और केजरीवाल में ये ट्वीट युद्ध तब शुरू हुआ जब एएपी ने ऐलान किया कि दिल्ली से एमएलए जनरल सिंह सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अमरिंदर ने ट्वीट करके कहा कि कमजोर उम्मीदवार उतारकर एएपी बादल को जिताना चाहती है। जे भगवंत मान की हिम्मत है, पहले पार्लीमेंट तो इस्तीफा देके जलालाबाद लड़े,
ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत की परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आज जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मीडिया में जो खबरें आई हैं उससे शक होता है और खुद उन्हें भी जयललिता की मौत की वजहों पर संदेह है। अदालत ने कहा कि सही जांच के लिए जयललिता का शव कब्र से क्यों नहीं निकलवाया जा सकता है। There was a statement from the Apollo that itself is enough, but the judge just negatived that and they said there is no urgency in moving the occasion bench. AIADM का कहना है कि सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी है। So judge want to think everybody is lying. I can't understand how he is gay, but we are ready to face it because nothing wrong in our side.